नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। ये जो क्लास है थोड़े से स्टार्ट होने में टाइम लग गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो एक्चुअली कनेक्ट होने के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हमने लिंक भी 2-3 बार चेंज हो गया इसका। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। अब ये समझें कि इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जिसमें से इस टॉपिक को थोड़ा सा आज ले लें, फिर उसके बाद हम स्टोइकियोमेट्रिक की जो बातें हैं उसको भी डिटेल में लेने वाले हैं। और तो आज एक टॉपिक और है जिसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और ये कॉन्फिडेंट होने के बाद हम इस चैप्टर को शुरू से अंत तक और देखेंगे। कुछ और टॉपिक है जिसको समझने हैं। तो एक सिस्टम होता है कि अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं और आपका दिमाग हमेशा मजबूत रहे और हमेशा वो फ्रेश लगे आपको, तो ऐसे हमने कुछ टॉपिक लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, टॉपिक है सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्यूशन टॉपिक रियल में है नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में है एप्लीकेशंस ऑफ मोल का एप्लीकेशंस। हमने मोल पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस कहां पे यूज होगा। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो क्लास 12th में जाने पर पढ़ेंगे, जो कठिनाई वहां पे महसूस करेंगे, उनको मैं उसको कठिनाई नहीं कहूंगा, उसको मैं सरलता कहूंगा। वहां पर बहुत इजी हो जाएगा 12th में ये चीज पढ़ना जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये चीज आप यहां पर 11 से होकर जा रहे हैं और 11th में इन चीजों को समझ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को 2 क्लास लेने वाला हूं, और 2 क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन में आपको जो मूल रूप से पढ़ना है 11th में, वो है ये है क्या चीज, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। आप जानते हो ना। अब ये विलियन क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम इसके डेफिनेशन देखेंगे, इनको समझेंगे डेफिनेशन क्या है, और फिर पढ़ेंगे विलायक और विलेय क्या है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, ये दोनों चीजें बहुत आसानी से आप समझेंगे। फिलहाल यही हमारा टॉपिक है सबसे पहली बात, और उसके कंसंट्रेशन के बारे में बातचीत करेंगे। एक बात यहां समझो, सामान्य परिचय। सॉल्यूशन है क्या चीज। सॉल्यूशन, यहां पर एक शब्द आता है समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। अब बोलो बेटा कि होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है। होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है, यानी मिक्सचर के बारे में आप जानते होंगे। 2 या 2 से अधिक कोई चीजें, यानी अलग अलग पदार्थों को लेकर के, अलग अलग सब्सटेंसेस को लेकर के, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, हमने उनको लेकर के मिक्स कर दिया। मिक्स करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करती ना, मिक्स कर दिए। 2 या 2 से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी उठा लो तो बहुत सारे जो कंपाउंड है उनका मिक्सचर है, वो बहुत सारे यौगिकों का मिक्सचर है, कुछ एलिमेंट्स भी उसमें होंगे, ये मिक्सचर है। एयर को देखें तो एयर भी एक मिक्सचर है। तालाब का पानी भी मिक्सचर है। तालाब का पानी H2O बस नहीं है, उसमें और भी दूसरी चीजें घुली हुई हैं। समुद्र का पानी जो है एक मिक्सचर है। हमारे जो आंसू बहते हैं वो भी मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी अलग अलग कंपाउंड्स और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ना, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे मिक्सचर। लेकिन जब मिक्सचर हो जाए होमोजेनस यानी समांगी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, समझे। पानी है, मैंने एक गिलास में मैंने पानी ले लिया, ये लीजिए पानी है, ये पानी है। तो ये प्योर कंपाउंड है, प्योर यौगिक है, लेकिन शुद्ध यौगिक है पानी। लेकिन अगर मैंने इसमें मिला दिए हैं क्या, NaCl प्लस NaCl, अब क्या बन गया, जब NaCl मिल गया है तब ये बन गया मिक्सचर।
बन गया मिक्सचर। तो कैसा मिक्सचर? इसके किसी भी बूंद को आप चखोगे, किसी भी बूंद को चखोगे, एक जैसा स्वाद होगा। जब हर एक बूंद, किसी मिक्सचर का हर एक पार्ट एक जैसा कंपोजिशन में हो, एक जैसा संगठन में हो, एक जैसी पदार्थों के परसेंटेज हो जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, तब उसे कहा जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। और उसी होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो एक तरह से मिक्सचर दो टाइप का हो गया। मिक्सचर यानी मिश्रण दो टाइप का हो गया। एक हो गया होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, समांगी विषमांगी, दो प्रकार का मिश्रण हो गया। एक में हर बूंद, हर पार्ट एक जैसा है, समान स्वाद वाला है या समान उसमें परसेंटेज है जिनसे वो मिलकर बना होगा। जैसे पानी और नमक का बनाए थे, पानी नमक शक्कर तीनों को मिलाकर के भी बनाएंगे तो वो क्या होगा? मिक्सचर होमोजेनस होगा। जो होमोजेनस है वही क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है उनको ओनली मिक्सचर ही कहेंगे, यानी मिश्रण ही कहेंगे। अब समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर of two or more pure substances is called a solution। यहां पर लिखा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर? तो विलयन क्या है, क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं आगे। चलें, परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमने अभी जो बताया वो भी डेफिनेशन था, ये भी डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी अगर और भी बोलने का तरीका हो तो क्या करेंगे वो देखें। ये दिखाया ना मैंने, यहां पर दो चीजों का मिक्सचर बनाया गया है। ये शक्कर है, ये पानी है। जब हमने इसको अच्छे से घोला तो ये होमोजेनस हो गया, होमोजेनस हो गया तब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। यहां पर ध्यान दें, विलयन जो होता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के आपस में न क्रिया करने वाली पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी जो सब्सटेंसेस लेते हैं, जो पदार्थ लेते हैं, जो कंपाउंड लेते हैं, जो भी चीज लेते, कंपाउंड हो चाहे या वो एलिमेंट हो, जो भी लेते हैं, वो आपस में अगर रिएक्शन नहीं कर रही है और वो होमोजेनस हो जाए तब वो सॉल्यूशन है। चल कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे थोड़ी देर में। पीछे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, तो मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या था? पानी में आपने नमक का एक मिक्सचर हुआ, सॉल्यूशन होगा। पानी में अल्कोहल का मिश्रण हुआ, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है। पानी में आपने मिथाइल अल्कोहल घोल दिए, क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। सिरका घोल दिए, CH3COOH प्लस पानी, C6H12O6 पानी। तो बहुत सारी चीजें आप जानते हो। पानी में यूरिया घोलोगे तो यूरिया का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये सब होता है एक सॉल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर और दे रहे हैं, जो कि ये तो क्या हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हुआ लिक्विड यानी द्रव, द्रव अवस्था में सॉल्यूशन हुआ। अब हम ये भी कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है हमारे पास। कुछ एलॉयज होते हैं, एलॉयज समझते हो ना? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जिसको अलॉयज कहते हैं।
एलॉय, एलॉय बस कह सकते हो, एलॉय। जैसे पीतल, पीतल को कहते हैं ब्रास, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तांबा, सॉरी कांसा, कांसा को कहते हैं ब्रांज। पीतल, ब्रास, आपके घर में होगा पीतल के कुछ बर्तन होंगे, तो उनको हम कहेंगे यहां पर एक एलॉय है, मिश्र धातु। क्यों मिश्र धातु है? कि यहां देखो, आपको पता है दो या दो से अधिक मेटल या धातुएं आपस में सॉल्यूशन बना ले, दो या दो से अधिक प्रकार के मेटल्स आपस में समांगी मिश्रण बना ले, यानी कि सॉल्यूशन बना ले, तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे मिश्रण को एलॉय कहते हैं या मिश्र धातुएं कहते हैं। तो यहां पर मिश्र धातुओं के रूप में क्या है हमारे पास? पीतल है, जिंक और निकेल का बना हुआ है, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, सॉल्यूशन होता है, पर यह सभी कैसा है? सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा, गैस सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन आपके पास है ये एयर, एयर आपके लिए गैस सॉल्यूशन हुआ गया, ठीक है। इसी तरह से देखें, ये जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकेल से का मिश्रण है। कांसा यानी कि ब्रांज, तांबा और टीन, तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर और टीन, टीन को स्टैनम भी कहते हैं, टीन का संकेत होगा SN, ठीक है। तांबा यानी कॉपर, कॉपर के लिए होता है Cu। तो ये तो बाद में आप पढ़ेंगे ही, कौन कौन सा किसका किसका क्या क्या उसका सिंबल है, इसके बारे में हम क्लास आपके लेने वाले हैं। तो चलिए, ये बातें क्लियर हो गई। डेफिनेशन के बारे में बात हो गई थी। हम एक जरूरी बात पे ध्यान दें कि विलयन जिनसे मिलकर बना होता है, जैसे हमने विलयन बनाए थे, सॉल्यूशन बनाए थे पानी और नमक से, तो पानी उस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? एक घटक होगा, घटक जिसको कह रहे हैं कंपोनेंट। क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, घटक कहेंगे या कंपोनेंट कहेंगे। कोई सॉल्यूशन जिनसे मिलकर बनता है उन पदार्थों को हम कहेंगे कंपोनेंट या घटक कहते हैं। तो यहां पर कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट कहा जाएगा। तो हमने जैसे देखा ना, पानी और नमक में पानी एक कंपोनेंट है और नमक एक कंपोनेंट है। इसी तरह से आगे भी और बहुत सारी बातें जो देखते जाइए। तो कंपोनेंट के बेस पर, कंपोनेंट के बेस पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर जो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है तो कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उसको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो भाई दो तो होना ही चाहिए ना सॉल्यूशन बनने के लिए। तो दो से मिलकर बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे नमक और पानी से मिलकर बना है तो, पानी और नमक से मिलकर सॉल्यूशन बना है तो क्या हो गया? वो बाइनरी हो गया। पानी, नमक और शक्कर तीनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना दिया तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा वो। पानी, नमक, शक्कर और थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिए तो वो क्या बन गया? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बन गया। द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुष्अंगी। शब्द इंग्लिश वाला ज्यादा यूज होगा इसमें, ठीक है, बाइनरी शब्द, ओके, इसीलिए। चलें, अब आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, द्विअंगी विलयन की बात कर रहे थे। तो द्विअंगी विलयन में दो कंपोनेंट हैं और हमने सॉल्यूशन में दो शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं, विलेय और विलायक। विलायक और विलेय, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। चलिए बातें करते हैं। विलायक, विलायक सॉल्वेंट, विलेय सॉल्यूट, इस तरह से दो शब्दों का उपयोग करते हैं। विलायक हमने छोटी क्लासेस में कैसे पढ़े थे? विलायक किसे कहेंगे यानी सॉल्वेंट किसे कहेंगे। अब अभी एग्जाम्पल देखे थे हमने, किसको? पानी और नमक, पानी में नमक मिला करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जल और सॉल्ट, जल और पानी, जल और नमक, पानी और नमक,
एक सॉल्यूशन बन गया। उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर ये पानी जो है, अच्छा एक बात और बता दूं इसी जगह पे, विलायक को ए से और विलेय को बी से डिनोट कर दो, तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा। तो ए जो है सॉल्वेंट है, या सॉरी पानी जो है सॉल्वेंट है यानी विलायक है, और यहां पर नमक को आप कहोगे कि ये विलेय है, बी है सॉल्यूट है। समझ रहे हैं आप लोग? ये विलायक है और वो विलेय है। पानी विलायक है और नमक विलेय है। मैंने पूछ दूं कि सर ये बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि ये विलायक इसको कह दिए उसको विलेय कह दिए? अगर इसको नहीं पढ़े हो तो जवाब आपके पास अपना इस तरह का होगा, जिसमें हम घोलते हैं ना सर, जिसमें हम घोलते हैं यानी पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो पानी जो है एक विलायक है। इसीलिए तो पानी को बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक। पानी को क्या कहा जाता है? पानी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि पानी लगभग अधिकांश चीजों को अपने में घोल लेती है। अब ये तो बात ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर समझने वाली बात कुछ और है। जिसमें हम घोलते हैं वो विलायक है, जो लिक्विड है वो विलायक है। नमक सॉलिड होता है सर, नमक को हम पानी में घोलते हैं, तो नमक तो विलेय है। नमक क्या है? विलेय है। यही बात होगी। मैं पानी और शक्कर वाली बात करूं, पानी में शक्कर घोल देते हैं, तो पानी सर विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, और शक्कर जो है सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। शब्दों पे पकड़ना बेटा, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, शब्दों को पकड़ो। शब्द क्या है यहां पर? विलायक सॉल्वेंट, विलेय सॉल्यूट, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? तो यहां पर हम किसे विलायक कहेंगे, किसे विलेय कहेंगे? क्लियर हो गया? विलायक किसे कहेंगे? विलायक किसे कहेंगे? जिसमें हम घोलते हैं। लेकिन ये बातें 100% सही नहीं है, साइंटिफिक तौर पे ये सही नहीं है, वैज्ञानिक तौर पे सही नहीं है। तो वैज्ञानिक तौर पे क्या सही होगा? वैज्ञानिक तौर पर सही होगा कि अगर विलायक, हम उसे कहेंगे विलायक, उसे कहेंगे जिसकी मात्रा उसमें ज्यादा हो, जिसकी अमाउंट उसमें ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? ज्यादा वॉल्यूम में हो या ज्यादा क्वांटिटी हो, ज्यादा मात्रा हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है। वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट या विलायक कहेंगे। जिसकी मात्रा कम होगी, लेस होगी, लो होगी, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिए बस। अब इस चीज को कैसे हम समझें वो देखें। देखें, एक एग्जांपल लेके चलूंगा। चले हम इस चीज को समझें, बहुत आसान होता है। शरबत और समझेंगे चाशनी। शरबत और चाशनी दो शब्द हैं, सब जानते हैं दोनों शब्दों का मतलब, है ना? तो आप इसमें आप जानते हो दोनों में ही क्या होता है? पानी और शक्कर होता है, C12H22O11 दोनों में होता है। तो इसमें पानी जो है प्लस शक्कर, शक्कर सुगर, इसका फॉर्मूला ये है ना, C12H22O11। ये दोनों से ये भी बना होता है और ये भी बना होता है। ये भी बना हुआ है, पर दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो है पानी जो है वो ज्यादा होता है
और इसमें शक्कर ज्यादा होता है। तो इसमें पानी जो है विलायक है और शक्कर जो है विलेय है। पानी सॉल्वेंट है और शक्कर जो है सॉल्यूट है। यहां पर ये विलायक है और ये यहां पर ज्यादा क्या है आपके पास, ज्यादा है शक्कर, ज्यादा है शुगर, ज्यादा है, तो ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। यही छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गया तो हम सॉल्यूशन समझ गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ गए, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बोलते हैं टर्शरी सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जिसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी, ट्राइनरी और उसके बाद क्वार्टरनरी, चतुर्थ, है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब जो छोटी सी बात वो है कि अब हम इनको डिटेल करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। चलिए क्या होगा सर समझे। बेटा हम इस विज्ञान में एक चीज का बहुत साथ होता है कि जब इस विज्ञान में जाते हैं, इस साइंस में जाते हैं, तो सिंबल का बहुत यूज होता है। अक्सर बच्चे सिंबल को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे क्लासेस लेता हूं मैं, तो मुझे पता रहता है कि कौन बच्चा कौन सी क्लास में क्या मिस कर रहा है। तो आप जो गलतियां करते हैं या कमजोरी दिखाते हैं, तो जिन बच्चों को तो तुरंत समझ में आ जाती है, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है उनको क्या करना पड़ता है, हमें फिर उस क्लास को दोबारा करना पड़ जाता है। सो हमें पता है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम एक सिस्टम बना के चलते हैं पढ़ाते समय। तो वो सिस्टम है हमारा कि आगे के टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बात बताना है, उसे अपनी कॉपी में साथ में नोट कर लें। कुछ सिंबल यूज करते हैं, संकेत। वो संकेत क्या है देखें, हम W का यूज करते हैं। W का मतलब आप समझेंगे यहां पर मास या वेट। जिसको कहते हैं द्रव्यमान। कहीं कहीं पे इसको मात्रा कह दिया जाता है, ठीक है। हम यूज करेंगे कैपिटल M। यह है अणु भार, मोलार मास या आणविक द्रव्यमान। जब पहले भी जानते इस चीज को, या मात्रा भी, सॉरी आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलर मास। हम यूज करते हैं N, मोल, सब जानते हैं। मेरे साथ आप नोट करेंगे इसलिए मैं थोड़ी स्लो लिख रहा हूं। X, मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से यहां पर यूज होता है V, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, ऐसे कुछ और चीजें हम यूज करते हैं। किस चीज को, A, अभी तो बताया था सॉल्वेंट, ठीक है। अरे सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, सॉल्वेंट। B, सॉल्यूट। अभी समझ में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, क्लियर हो गया सबको। ये जो चीजें लिखी गई है ये तो आप जान गए, लेकिन इन सारे संकेतों का उपयोग जो है मिक्स फॉर्म में करते हैं। जैसे हमने लिखा, भाई आपने विलायक क्या लिया, विलेय क्या लिए, तो विलायक का है द्रव्यमान की विलेय का द्रव्यमान है। तो यहां पर इसका क्या मतलब हो समझते हैं ना, W ऑफ A मतलब क्या है, W क्या है बोलो, W है मास ऑफ A क्या है, सॉल्वेंट, मतलब द्रव्यमान विलायक का। तो विलायक का द्रव्यमान, बस इतना बताते ही आपको सब कुछ क्लियर हो गया। क्या मतलब, मेरा कहना था कि वो बच्चा जो बिल्कुल साइंस को नहीं समझ रहा है वो भी समझेगा, वो भी सीखेगा, उनके लिए भी है।
तो चलो देखो फिर क्या होगा। डब्ल्यू बी का मतलब सीधा सा मतलब क्या हुआ बताओ तो। बी डब्ल्यू ऑफ बी, बी का बी विलेय है, विलेय का द्रव्यमान। चलो सीधी सी बात है, विलेय का द्रव्यमान। एम ए क्या है, एम बी क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है, वी ए क्या है, वी बी क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है। अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इस चीज को बना सकते हैं अगर इतनी बातों को समझते हैं या नोट कर लेते हैं। बाकी आप लिखते रहिए आप अपने घर में बैठ के आराम से, क्योंकि इतना पूरा लिखाते रहूंगा टाइम निकल जाएगा, फिर इनको समझाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इनका प्रभाव इन पर पड़ेगा और इनका यूज इनके लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा इन संकेतों का उपयोग होगा। एम ए विलायक, विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलायक का मोल, विलेय का मोल, आयतन, विलायक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करके। तो चलो हो गया। ये होती है सॉल्यूशन में जाने से पहले 11th वाले बच्चे, जिनको 10th जब वो 11th में आते हैं तो उनको बहुत सारी तकलीफें होने लगती, क्योंकि 10th तक तो हम एक सीमित मात्रा में पढ़ते हैं, लेकिन 11th में हम उसके दायरे बहुत बढ़ जाते हैं। सो उनको तकलीफ हो सकती है, तो वो तकलीफ ना हो इसके लिए ऐसे पढ़ाया जा रहा है आपको। चलो ठीक है। कुछ एक बातें यहां पर, देखिए विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। आपको मैं अगर पूछूं एक गिलास पानी में, मतलब एक शरबत बना के लाए हो और मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि अगर आप कंसंट्रेशन को मीनिंग बना करके अगर अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहे तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक गिलास पानी में 3 चम्मच शक्कर घुला हुआ है, यानी कि ये हो गया 3 स्पून पर गिलास। एक गिलास में 3 चम्मच घुला हुआ है। पर साइंस में हम ऐसे यूज नहीं करते हैं। साइंस में यूज करते हैं 1 लीटर विलयन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय का। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना तुल्यांक घुला हुआ है, ये तुल्यांक मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इस तरह से विलेय और विलायक के बीच का संबंध या विलयन में विलेय का संबंध को दर्शाते हुए उनके कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाया जाता है या प्रदर्शित की जाती है। तो अब चलो देखें ये कैसे है और कैसे हो सकता है। तो ये तो आपको सिर्फ थ्योरी है, इसको आपको पढ़ने और पढ़ने के लिए है, तो आप देख लीजिए, मैं इसको रीड नहीं करूंगा। नेक्स्ट, यहां पर हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। समझोगे कि 100 पार्ट मास के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, ये यूं कह रहे छोड़ो यार इतना कठिन डेफिनेशन में नहीं जाते, बहुत इजी डेफिनेशन में जाते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है 100 ग्राम। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को देखो, ये है विलायक, ये है विलेय, और ए भी लिख दिया तो ये हो गया विलयन। तो ये क्या चीज है? ए भी है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ये कितना है? 100 ग्राम है सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में बी कितना घुला हुआ है ये पता लगाते हैं। तो इसमें मान लेते हैं 100 ग्राम विलयन है, उसमें बी जो है वो 10 ग्राम है।
कौन? बी है 10 ग्राम। कौन है? बी 10 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? WA प्लस WB इज इक्वल टू 100 ग्राम हो गया। तो इसमें क्या बोला? WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना है? मान लेते हैं 10 ग्राम। तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज होगा। मैंने कैसे पता लगा लिया? ये तो यहां पर साफ दिख रहा है। 100 ग्राम में जितना ग्राम, 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलेय का होगा वह उस विलयन का मास परसेंटेज कहलाएगा। उस विलयन का परसेंटेज है 10%। यानी कि इसकी सांद्रता कितनी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10%। अब बोलोगे सर मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं? ये कैलकुलेशन नहीं है बेटा, ये सिर्फ डेफिनेशन है। 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है तो 10% हो गया। अगर यही विलेय 5 ग्राम घुला होता तो ये 5% होता मास परसेंट। अगर यही 3.5 ग्राम घुला होता इसी में तो ये होता 3.5%। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। चलिए मान लेते हैं मैं 10% से स्टार्ट करता हूं, आपके लिए आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये 10% है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे। आपने परसेंट निकालने वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। परसेंट इज इक्वल टू x इंटू 100 बाई टोटल। इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा तैयार किया है इस तरह से। वो है मास परसेंटेज ऑफ B अबे लंबा हो गया बड़ा है ना, तो यहां पर जगह नहीं बन रहा है, तो फिर भी मैं नीचे लिख देता हूं। इज इक्वल्स टू, यहां पर इज इक्वल्स टू करके करिएगा। जिसका परसेंट निकालना उसका द्रव्यमान, तो WB इंटू 100। ये फॉर्मूला देखो। टोटल क्या होगा? टोटल यानी WA प्लस WB यानी कि A और B के दोनों के द्रव्यमान का योगफल यानी कि सॉल्यूशन का टोटल द्रव्यमान। ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं इस जगह पे, क्या मिलता है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू, ये WB 10 है इंटू 100 और ये A प्लस B का टोटल कितना है? 100। तो ये कट गया तो कितना हुआ? 10% ही तो आया क्या इसमें? तो डेफिनेशन के लिए ये बनाया, बाकी फॉर्मूला ये होगा। सो मैं इसको एक बार आपको इसी को समझा देता हूं। किसी विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान जो है, क्या लिखा है? किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण या प्रतिशत द्रव्यमान, ये शब्द भी लिख सकते हो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहां पर क्या लिख दोगे? प्रतिशत सांद्रता ना लिख के, सांद्रता नहीं लिख करके आप द्रव्यमान लिख दो। चलो ठीक है। क्या है? किसी विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान या मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या प्रतिशतता कहते हैं। इसको W/W से व्यक्त किया जाता है। द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट परसेंट इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम घुला हुआ है सॉल्यूट का, विलेय का, उसे उसका मास परसेंटेज कहते हैं। चले यहां पर देखो क्या बोला मैंने। तो आपके फॉर्मूले क्या हो गया? B का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल्स टू, B का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल्स टू क्या होगा? B का द्रव्यमान मास ऑफ B इंटू 100 बाई टोटल क्या होगा? WA प्लस WB। अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर मैं A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालूं तो क्या होगा? A का द्रव्यमान प्रतिशत तो क्या होगा? WA इंटू 100 बाई WA प्लस WB। ये फॉर्मूला होगा। समझ में आया? ये होती है मास परसेंटेज।
नोट कर लीजिएगा, ये डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, मैंने संकेत समझाते समय पूरी बात समझा दी है हमको, ताकि इधर प्रॉब्लम ना हो। चले नेक्स्ट। इसी तरह से एक और चीज आता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये इसमें वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी मैं आपको यही बात बता दूं, जहां पर आपने द्रव्यमान लिखा है वहां पर वॉल्यूम यानी कि आयतन लिख सकते हैं, इन जगहों पर आयतन होगा, आयतन प्रतिशत है ना, ये वॉल्यूम आयतन, सॉरी वॉल्यूम शब्द लगा दूं यहां पे, मास की जगह वॉल्यूम, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज किया जाता है, तो सब वो वॉल्यूम। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए इंटू 100 बाई टोटल वी ए प्लस वी बी, ये सिस्टम है बस और कुछ नहीं। तो इसको आप अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा, वी ऑब्लिक वी होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर मोल का यूज है, यही जानने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। मोलैरिटी, मोलैरिटी किसको बोलेंगे, मोलैरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल घुला हुआ है, बस 1 लीटर विलियन है बेटा, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिसॉल्व हुआ है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ, इसको हम एन बी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए विलेय की मोलों की संख्या, विलेय या विलेय की मोल, सीधी सी बात है, संख्या शब्द संख्या इसलिए लगाई जाती है कि एक्चुअली मोल जो होता है एक नंबर को डिनोट करती है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, तो जितना मोल घुला होगा 1 लीटर में उसे हम क्या कहेंगे, उसकी मोलैरिटी कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी के लिए कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां पर लिखा भी है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। चलिए देखें, आप देखिए, लिख देता हूं मोलरता, मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज होता है, विलेय की मोलों की संख्या एन बी, कितने में, बाई वी, 1 लीटर में, इन लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जानना है, हमेशा हर थ्योरी में नहीं रहना बेटा। 10 से उभरो, एक लाइन बोलूंगा सारे बच्चों को, थोड़ा समझो। 10 से उभरो, रटने के सिस्टम से समझने के सिस्टम में आओ, समझने के सिस्टम से सीखने के सिस्टम में आओ। सीखना, ये शायद आप लोगों को अजीब लगता होगा, और हम आप लोगों को ये इसीलिए पेड कोर्स की तरफ लाते हैं, इसीलिए हम असली क्लास की तरफ लाते हैं कि आप असली क्लास में आओ, सीखना है तो। समझ रहे हो, असली मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ पढ़ाई और अच्छे से पढ़ाई हो। तो थोड़ी सी बात समझोगे, मैंने कहा 10 से 11th की तरफ जा रहे हो। 10th की बुक जब आप 11th के, देखिए 10th की बुक और 9th की बुक को जब खोलते हो ना, तो लगभग सिमिलरिटी है। जब 10th से निकल रहे हो तो जब 8th से पहले या 8th की क्लासेस को देखते होगे ना, बुक्स देखते होगे ना, बहुत इजी लगता होगा आपको, पढ़ने वाले बच्चे हो तब, नहीं तो फिर वो सबके लिए टफ ही हो जाता है। वैसे जब 11th से अब नीचे की बुक्स देखोगे ना, 11th पूरा पढ़ने के बाद, 11th पूरा क्लास होने के बाद, सही तरह से पढ़ने के बाद, जब आप नीचे की क्लास देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा यार कुछ भी नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, कि आपके मन में होनी चाहिए पढ़ाई, आपके मन में होनी चाहिए उस साइंस को सीखना।
आपके मन में सिर्फ यह है कि लास्ट में हायर मार्क्स आए, फिर बाकी सब जाए भाड़ में। तो आपको बता दूं एक बात, मैं मानता हूं कि मार्क्स बहुत अनिवार्य है आपके लिए, एक आदमी को अपने फ्यूचर बनाने के लिए। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि मार्क्स ना लाओ, लेकिन जब तक सीखे नहीं हो, जब तक उस चीज को समझे नहीं हो, जब तक उसमें कुछ काम नहीं कर पाओगे, अगर मार्क्स हायर भी आ गया ना तो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाओगे, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ जाना। और मंजिल तो कुछ होता नहीं, आप जानते हो, सीधी सीधी बात है, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए इन बातों को समझो कि आपको जो पढ़ाने का यहां पे जो तरीका अपनाया जाता है, जैसा सिस्टम बनाया जाता है, वो सिस्टम बेस्ट है। आप जब स्कूल जाओगे ना तो ये सारी चीजें जब सिखाया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा, तब समझ में आएगा यार रियल में हमने सही डिसीजन लिया था। तो मैं चाहता हूं कि आपके डिसीजन सही है, तो मैं उसको प्रूव करूं कि ये सही डिसीजन है। और ऐसा नहीं यार आपने मुझे पैसे दिए मतलब आप की जो पढ़ाई है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। पैसे देने का मतलब ये होता है कि आप बॉन्ड होते हैं, मेरे और आपके बीच एक संबंध होता है। आपने मुझे कुछ दिया, मैं आपको कुछ दूंगा। मेरा सोच ऐसा रहता है, आपने मुझे कुछ दिया, मैं बहुत कुछ दूंगा आपको। इसलिए आपको यह सिखाने की कोशिश की जा रही है और इनको सीख लिया बेटा। आपको बता दूं, पूरी गारंटी देता हूं, चैप्टर नंबर 4 जैसे लास्ट होता है, आप 11th 12th वाले बच्चों को या उसके बाद वाले बच्चों को आप हिला सकते हो, इतनी क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी। तो क्वालिटी डेवलप करने के लिए इन पॉइंट्स को समझते जाइए। मैं यहां पर कोई डांस करने नहीं आया हूं, कोई एक्टिंग करने नहीं आया हूं, लेकिन हाँ आपको मैया मनोरंजन करने नहीं आया हूं, आपको दिमाग को प्रूफ कर, साफ करने आया हूं, क्लियर करने आया हूं, उस चीज को, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपने सॉल्यूशन क्या है एकदम क्लियर समझ लिए होंगे। अगर आपने सुना होगा, आप कुछ कुछ चीजें नोट करते होंगे। अब सॉल्यूशन की किस तरफ जा रहे हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये शब्द कभी यूज ना करें, सर आज उदास लग रहे हैं, नहीं बेटा हम उदास नहीं होते। ये सिस्टम है पढ़ाने का, पढ़ने का सही तरीका है ये। और सबसे गंदा तरीका ये होता है, मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज। मैं कई बार इस लाइन को बोलता हूं, तो मैं आपको मोलारिटी समझाऊंगा, तो मोलारिटी में यह होगा कि 1 लीटर विलियन में विलेय की उपस्थित जितनी मात्रा होगी उसे हम मोलारिटी कहते हैं। दिमाग वॉश हो जाता है, अच्छा लगता है, टीचर का वो एक्टिंग अच्छा लगता है, पर स्टूडेंट का दिमाग उस जगह पे रन नहीं करती है। स्टूडेंट का दिमाग कहता है वाह वाह वाह, लेकिन रन नहीं करती। अब समझ गए ना, यहां से सीख लो कि असली पढ़ने का तरीका क्या होता है, फिर आगे मजा आएगा। ओके, मैं उदास नहीं रहता हूं। मैं हर बार जब आपके लिए आया हूं तो उदासी लेके थोड़ी आऊंगा यार, आपके लिए आऊंगा, दिल लगा के आऊंगा। भैया जिस दिन उदासी रहेगी ना उस दिन बोलूंगा भैया आज क्लास नहीं लूंगा यार, सॉरी यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब निश्चिंत रहो इसके लिए। ठीक, चलिए ये इस चीज को समझना है। कुछ लोग शुरू में ही ये लाइन लिख देते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या लिखना है लिख देता हूं मैं दोनों तरह से। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मतलब ये हिंदी में लिखोगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको समझ में आ जाता होगा। चलो क्या है बेटा जी, मोलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी लिख सकते हो इस जगह पे, इज इक्वल टू विलेय की मोल, विलेय की मोल। पूरा लिखना है तो विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, या विलेय की मोल भी बस लिख सकते हो, है ना। ये नंबर्स को छोड़ दो। तो क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंग्लिश में, बाई विलियन का आयतन। ये जो लगता है ना लाइन, लाइन का होता है, देखो ये क्या हुआ, मोल बाय आयतन। क्या लिखा है, मोल बाय आयतन। इसको क्या बोल सकते, बोलोगे तो मोल प्रति आयतन। आयतन का यूनिट क्या होता है,
आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है लीटर। तो लीटर में लिखे तो मोल का यूनिट मोल ही होता है, तो मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। देखो, मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, एक लीटर, प्रति मतलब पर मतलब वो एक होता है, तो एक लीटर में, तो देखो पूरा लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। सर वही बोल रहा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मैंने ये भी इतना एक्सप्लेन कर दिया, इतना एक्सप्लेन तो दुनिया को कोई आदमी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता। चलो कर दिया, 11 से 10 से 11 आया इसलिए। चलो, तो क्या हुआ, इसको शॉर्ट में लिखे तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, विलेय बी मोल एन, एन बी बाई वी, वॉल्यूम आयतन, इन लीटर, लीटर में होना चाहिए, तो लीटर, इन लीटर। अब क्या लिखें? हम ये जानते हैं ना, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो बी का है तो ये भी बी का होगा, ये भी बी का होगा। एम क्या है? ये मोलैरिटी नहीं है, मोलरता नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास है, अणुभार है। तब क्या हुआ, इसको यहां पे लगा दो बेटा, तो m इज इक्वल टू एन बी का मान क्या हुआ? डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई वी इन लीटर। कैसे लिख सकते हो? डब्ल्यू बी बाई एम बी वी इन लीटर। अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आयतन, विलियन का आयतन ml में दिया हो, तो ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो वो वापस लीटर बन जाएगा। सो हम लीटर में लिख रहे हैं लेकिन हमारा वैल्यू ml में दिया है, तब क्या करेंगे? तो ml इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी, और v को ml में लेते हैं इन ml, तब क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो नीचे आएगा ना, तो हम उस ऊपर चढ़ जाएगा मैथमेटिकली। ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई वी। क्या है? एम बी इंटू वी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी। फॉर्मूला आप ये करो, नोट करो। मोललता इंग्लिश में बोलते हैं तो मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लिखा गया है 1 किलोग्राम पर केजी विलायक, विलायक यानी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। यह भी विलेय की मोलों की संख्या, मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या। डिवाइडेड बाय विलयन का, सॉरी यहां पर विलायक का द्रव्यमान, एक मतलब प्रति, मैंने अभी समझाया था, डिवाइडेड बाय पर, नीचे मतलब पर हो जाता है, तो क्या हुआ? विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से, एन केजी किलोग्राम में, और इसको डिनोट करेंगे एन बी से। तो फॉर्मूला आपके पास हो गया ना? क्या हो गया? m इज इक्वल टू एन बी बाई डब्ल्यू ए एन के जी। रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ आसान होता है, रट लिए, छोड़ो दिमाग लगाना, और जब दिमाग नहीं लगाना तो बाद में एग्जाम कहता है छोड़ो पेपर दिलाना। ऐसा होता है, क्योंकि अब आपके सपने तो बड़े हैं पर कर्म छोटे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। सपने बड़े हैं, कर्म छोटे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। सपने बड़े हैं, कर्म छोटे हैं, मतलब सिर्फ रट्टा वाला आदत बन गई ना कि 9th 10th में इतने मार्क्स मिले भाई, मैं तो सिर्फ रटा यार। बिल्कुल छोड़ो दिमाग लगाना, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है ना अभी बार बार,
तो वो जो सोच के चलते हैं ना कि बार बार वही वही क्वेश्चन आता है, तब तो ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे, जब एंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे बड़े अच्छे कॉलेजों के लिए, इंजीनियरिंग के कॉलेजों के लिए, मेडिकल के कॉलेजों के लिए, तब कैसे करोगे? वहां पर तो हर बार क्वेश्चन नया होके आएगा। सेम क्वेश्चन जो आपने पढ़ के गए होंगे वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है सर नंबर बस तो चेंज होता है, अरे वो 10th तक था, वहां तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, वहां तो बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है क्वेश्चन के हर एक बार में। सेम बातें, सेम नंबर भी होगा तो भी नहीं समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। तो वही एक प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के दिमाग में रहता है ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन इधर उधर होगा, नहीं, कई लोग तो ABCD ही याद कर लेते हैं, तो ये सब काम नहीं आता, इसलिए थोड़ा समझ के चलना। बार बार आज मैं आपको ये बात कहते जा रहा हूं। राहुल राय सर, ठीक है, थैंक यू बेटा। NB ये हो गया। अब आप जानते हो NB का मतलब पहले भी बता चुका हूं, तो ये होगा WB by MB, तो MB को नीचे कर देता हूं, into WA in केजी में था ना, इसको ग्राम में कर देता हूं यार, ये लो ग्राम, तो ग्राम में करोगे तो ये 1000 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला इसके लिए बन गया। जब न्यूमेरिकल करोगे तो आसान हो जाएगा ये चीजें। ये है आपका कोर्स, ठीक है। सेम चीजें मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं, उनमें पढ़ाने का जो है वो उसमें ब्रेकिंग न्यूज चाहिए लोगों को, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। जैसे मैंने भी बताया ना, एक एक्टिंग करके दिखाया ना, वही करते हैं हम लोग। लेकिन हमें पता है कि ऐसे बच्चों, वैसी पढ़ाई में बच्चों के दिमाग ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, उसको मजा आता है। हमें मजा नहीं देना है, हमें आपको सक्सेस करना है। चलो आगे चले। ये हो गया फॉर्मूला, दो ठो याद हो गया बेटा आपको। एक है मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V in ml, और दूसरा हो गया स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। यस, ये दो फॉर्मूले हमें याद हो गए। एक फॉर्मूला और कर लियो मास परसेंट वाला, तो बिल्कुल सिंपल है, परसेंट वाला ही फॉर्मूला है वो। तो चलिए आगे चलते हैं। मोलैलिटी हो गई। एक शब्द और आता है मोल फ्रैक्शन। ये क्लास जो है कंटिन्यू होगा, कल ये न्यूमेरिकल इसका होगा, काफी न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करने हैं हमको तो सीखने के लिए। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर बहुत छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम सचमुच में एक एक टॉपिक की एकदम गहराई में जाएंगे ना, तो एक एक टॉपिक जो है, अगर हम 1.5 घंटे की भी क्लास लेंगे, अगर हम पे डिपेंड हो, ओनली हम पे डिपेंड हो, आप पुस्तक नहीं पढ़ते हो, आप खुद भी मेहनत नहीं करते हो, तो एक एक क्लास 2-2 ढाई घंटे का एक एक टॉपिक जो है 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर एक मार्गदर्शक ही होता है, एक गाइड होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है वो, ठीक है। काम आप ही को करना है। चलो ठीक है, मोल प्रभाज फाइनल करते हैं इस टॉपिक को। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का मोल प्रभाज यानी x की वैल्यू जो होती है, हमेशा मैंने XA भी लिख देता हूं, तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हमेशा 1 होता है। या यूं कह सकते हैं कि XA भी वो होता है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो XA प्लस XB इतना होता है, और इसका टोटल वैल्यू कितनी होती है 1। तब यहां पर दो और चीजें आपको समझ में आनी है, दो और चीजें नजर आ रही है कि XA क्या है, XB क्या है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट यानी घटक, ये विलेय होगा या विलायक होगा। घटक मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी विलेय या विलायक, उसका मोल प्रभाज जो है, उनके खुद की मोलों की संख्या यानी उसके जिसका मोल प्रभाज निकालो, और टोटल मोल प्रभाज का रेशियो होता है, अनुपात होता है। घटक A का मोल प्रभाज, घटक A की मोलों की संख्या और सॉल्यूशन के कुल मोलों की संख्या का रेशियो है, अनुपात है। यही तो लिखा है विलयन में, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो है उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, या रेशियो। बी के लिए क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अगर उसमें क्या बोलते हैं मल्टीपल कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा भी हो, दो या दो से ज्यादा, तब यार हम सॉल्यूशन के मोलों के नंबर ऑफ मोल्स को लेके चलते हैं, टोटल नंबर मोल। तो कितना होगा, ये इसके लिए क्या लिख सकते हो, जैसे एक्स बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, बढ़िया सा तरीका होगा एन बी बाई एन ए एन बी एन पी एन सी एन डी। ऐसा पूरा लिखने से अच्छा है कि हम यहां पर लिख देते सिग्मा एन, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोलों को हम प्लस कर देते हैं। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसा भी मिला हुआ मिलता है। 3 कंपोनेंट वाला होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही मतलब है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे जाकर के, लेकिन याद रखो कि इसको पूरा का पूरा रिवीजन आप एक बार ऐसे हल्की फुल्की करा दूं क्या, चलो करा देता हूं हल्की फुल्की, मतलब टाइम नहीं लगाता हूं मैं। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये टर्नरी लिखा हुआ है, ट्राइनरी है एक्चुअली, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ट्राइनरी मैं बोलता हूं ना तो ध्यान दिया करो, ट्राइनरी त्रिअंगी, ट्राइनरी ऐसा शब्द यू लगाएंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। टर्नरी नहीं बोलते, ट्राइनरी। क्वाटरनरी ठीक है। चलो, विलय विलायक, विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, विलय जिसकी मात्रा कम है। प्रतिशत 100 ग्राम में विलय का द्रव्यमान, 100 ग्राम में विलय का द्रव्यमान। मोल, 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या। मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या। मोल प्रभाज, किसी भी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। हो गया, फिर आगे बहुत सारी चीजें पढ़ना है यार। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।